CACS तेजल कटारिया एंड विद लॉट्स ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू रिवाइज अनपेड सेलर का जो यूनिट है, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का 4th यूनिट है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है, तो छोड़ के जाने जैसा वैसे भी है नहीं, बहुत आसान है। अगर थोड़ी सी चीजें थोड़ा लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो समझ जाएगा कि अनपेड सेलर इज नथिंग बट एक ऐसा पर्सन जिसने गुड्स तो बेचे लेकिन उसको उसका प्राइस वापस नहीं मिला, तो उसके पास ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो राइट्स होंगे कि उसको वो अपना जो भी गुड्स है उसका प्राइस वापस मिले इस बात के लिए। तो सबसे पहला अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है? अनपेड सेलर का एक डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 45 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ने। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला तो ऐसा पर्सन जिसको होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, मतलब जिसे प्राइस जो है उस गुड्स का पूरा नहीं मिला है वो, या फिर जिसने डिसऑनर किया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को, विच हैज बीन रिसीव्ड एज अ कंडीशनल पेमेंट डिसऑनर्ड और अदरवाइज। मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा हुआ कि मैंने आपको गुड्स बेचे, अज्यूम करते हैं मैंने आपको ये गुड्स बेचा, ये गुड्स जो है मैंने आपको बेचा, इसके बदले में आपने मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक क्या बोल सकते हो, कोई ना कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था जिसपे मैंने साइन किया था कि 8 दिन के बाद मैं आपको पैसा दूंगी। मैंने 8 दिन के बाद भी पैसा नहीं दिया है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को मैंने डिसऑनर कर दिया, देन इन दैट सिचुएशन यू कैन से दैट यू आर एन अनपेड सेलर। तो दो चीजें, एक तो होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड एंड द सेकंड इज बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी है या फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि कंडीशन इज नथिंग बट कि 8 दिन के बाद पेमेंट देना होगा, या फिर ऐसा ये जो कंडीशन जो डाला था, कंडीशनल पेमेंट जो किया था उसको आपने डिसऑनर कर दिया, देन यू कैन से दैट यू आर एन अनपेड सेलर। नाउ सेलर का जो डेफिनेशन है उस सेलर के डेफिनेशन में एजेंट ऑफ द सेलर भी आता है, या फिर ऐसा पर्सन जिसको आपने बिल ऑफ लैंडिंग जो है वो एंडोर्स किया हो, या फिर कंसाइनर और द एजेंट और हु हैज हिमसेल्फ पेड और इज डायरेक्टली इन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस। दिस इज नथिंग बट एक ऐसा पर्सन जो कि प्राइस के लिए, प्राइस कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंसाइनर हो सकता है या फिर कोई जो बिल ऑफ लैंडिंग जो है जिसके पास है, या फिर ऐसा पर्सन जो एजेंट है सेलर का। ये सब लोग आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि जो ओनर है वही सिर्फ और सिर्फ वही, उसको पैसा ना देने की वजह से वो अनपेड सेलर बन जाएगा। उसके एजेंट को भी अगर पैसा नहीं दिया है तो फिर इन दैट सिचुएशन ऑल्सो अनपेड सेलर का डेफिनेशन इंक्लूड होगा, मतलब लगेगा। तो अनपेड सेलर को दो तरीके से राइट्स होंगे, एक तो राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एंड द सेकंड इज राइट्स अगेंस्ट द बायर, जो कि जिस भी बंदे ने ये बाय किया है उसके अगेंस्ट के कुछ राइट्स और जो गुड्स उसने बाय करे हैं उसके अगेंस्ट के कुछ राइट्स। तो सबसे पहले तो सेक्शन 46 में अगेंस्ट द गुड्स के जो राइट्स है उसके बारे में लिखा है, जिसमें सबसे पहला जिसने उस सेक्शन 46 में क्या लिखा है? सेक्शन 46 में ये लिखा है कि अनपेड सेलर हैज द राइट्स अगेंस्ट गुड्स एज फर्स्ट इज राइट ऑफ लियन, द सेकंड इज स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड द थर्ड राइट इज रीसेल का। ये सेक्शन 46 में लिखा हुआ है। अब सेक्शन 46 में जो राइट ऑफ लियन लिखा हुआ है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन सेक्शन 47 में किया है, तो ये सारी चीजें लिंक में है। सबसे पहले तो सेक्शन 46 राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, उसमें सेक्शन 46 आता है। सेक्शन 46 में सबसे पहला राइट दिया है राइट ऑफ लियन, जो कि सेक्शन 47 में दिया। उसमें क्या लिखा हुआ है? राइट ऑफ लियन, द गुड्स सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म्स हैज एक्सपायर्ड एंड द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। मतलब दिस इज नथिंग बट राइट ऑफ लियन, इसे बोला जाता है रिटेन, यानी कि क्या कि जो भी गुड्स जो आपने सेल किए हैं उनको आप उनके पोजीशन को आप रिटेन करके रख सकते हो अपने पास जब तक सामने वाला पैसा पे नहीं करता है। अब सामने वाला कौन सा पैसा पे नहीं कर रहा है, ये कौन से सिचुएशन में डिटरमाइन किया जाएगा? 3 सिचुएशन। पहला कि आपने कोई ना कोई गुड्स जो है वो क्रेडिट पे दिए हैं और क्रेडिट टर्म एक्सपायर हो गया। दूसरा, आपने क्रेडिट पे बेचा ही नहीं है, आपने कोई स्टिपुलेशन यानी कि आपने कोई रिक्वायरमेंट क्रेडिट की रखी नहीं आपके कॉन्ट्रैक्ट में और सामने वाले ने पैसा नहीं दिया। और तीसरा, बायर इंसॉल्वेंट हो गया। देन इन दीज 3 सिचुएशन राइट ऑफ लियन आप एक्सरसाइज कर सकते हो एज पर सेक्शन 47। सेक्शन 48 ये बोलता है, ये सेक्शन 47 की बात हो गई। सेक्शन 47 के बाद सेक्शन 48 ये बोलता है कि पार्ट डिलीवरी, मतलब क्या? अगर ऐसा है कि जो गुड्स है, अज्यूम करो ये गुड्स है, इन गुड्स को पार्ट में डिलीवर किया है, हाफ पार्ट एंड हाफ पार्ट ये है, तो ये जो हाफ पार्ट है, इस हाफ पार्ट को जो डिलीवर किया है एंड इस हाफ पार्ट को डिलीवर नहीं किया, तो जो डिलीवर नहीं किया है उसका तो राइट में लियन, मतलब राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मतलब ही मेरे पोजीशन में उन गुड्स को रख सकती हूँ, रिटेन कर सकती हूँ। लेकिन जो गुड्स मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दी है उसमें मैं राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल क्या? नो राइट ऑफ लियन ओनली इफ द सर्कमस्टेंसेस शोज दैट द एग्रीमेंट टू वेव ऑफ द लियन। मतलब क्या? अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसा मतलब इंडिकेशन दे रहा है कि
आपने जो है वो राइट ऑफ लियन, जो भी गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, जो भी गुड्स आपने डिलीवर कर दिए हैं उस पे आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ऐसे सर्कमस्टेंसेस शो हो रहे हैं तो फिर आप नहीं कर सकते, अदरवाइज यू कैन। जो डिलीवर हुआ पार्ट है, लेकिन जो डिलीवर नहीं किया है उस पे राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करते हो, मतलब एज अ सेलर आप उन गुड्स को पोजीशन में, आपके पोजीशन में रिटेन करते हो, रखते हो, इन दैट सिचुएशन जो भी आप जो भी पोजीशन में रखे हुए गुड्स होते हैं, जो भी पर्सन होगा, एजेंट हो सकता है, सेलर हो सकता है, जो भी है, उसने उन गुड्स को एज अ बेली के कैपेसिटी में रखना है। मतलब ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ दोज गुड्स, मतलब ऐसा रखना है एज इफ वो गुड्स उसके खुद के हैं, इस तरीके से आपको गुड्स रखने हैं। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सेक्शन 48 में लिखा है। नाउ सेक्शन 49 क्या बात करता है? सेक्शन 49 बताता है कि ये जो राइट ऑफ लियन है ये टर्मिनेट कब होगा, मतलब खत्म कब होगा। सेक्शन 47 में बोला है कि राइट कब एक्सरसाइज होगा, सेक्शन 48 में पार्ट डिलीवरी के बारे में बताया, सेक्शन 49 में बताया है कि अगर जो राइट है लियन का वो टर्मिनेट कब होगा। 4 सिचुएशन में। सबसे पहला, डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर और द अदर बेली फॉर द ट्रांसमिशन विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। ये वर्ड से आप यूज टू हो जाने चाहिए। मतलब क्या कि सबसे पहला राइट है कि आपने कैरियर को या फिर जो भी एजेंट है बायर का या फिर जो भी पर्सन है जिसको अदर बेली अगर किसी को भी दे दिया फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द गुड्स, तो आपके गुड्स से, आपके पहुंच से एक बार गुड्स चले गए तो आप उसको रिटेन नहीं कर सकते, राइट। तो विदाउट रिजर्विंग, बट हाँ ये ध्यान रखना यहाँ पर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, एक तो ये तब टर्मिनेट होगा। दूसरा, द बायर या तो जो भी उसका एजेंट है उसने लॉफुली ऑब्टेन कर लिया पोजीशन को, खत्म हो गया। सेलर ने खुद से ही वेव ऑफ कर दिया राइट ऑफ लियन, तो एंड बाय एस्टॉपल। तो फिर ये जो 4 सिचुएशन है, इन 4 सिचुएशन में आपका जो राइट ऑफ लियन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद जो एक्सेप्शन है इस पर्टिकुलर राइट के लिए वो ये है कि डिक्री फॉर प्राइस ऑफ द गुड्स डज नॉट लूज हिज राइट ऑफ लियन। दिस इज नथिंग बट जस्ट बिकॉज कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया बायर को कि आपने सामने वाले को पैसा पे करना है, ये जो डिक्री दिया है, ये जो कोर्ट का ऑर्डर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेलर है उसका राइट ऑफ लियन चला जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। राइट ऑफ लियन उसके पास तभी भी रहेगा भले ही कोर्ट ने ऑर्डर क्यों ना दिया हो पैसा पे करने का। तो ये सेक्शन 46, 47, 48, 49 ये 4 सेक्शन में ये सारी चीजें लिखी है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, यानी कि क्या ये सेक्शन 50 में बात कर रहा हुआ है ये सारी चीजों को लेके। सेक्शन 50 में बात करी है, 47 हो गया, 48, 49, अब 50 की बात करेंगे। 50 में राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, अनपेड सेलर हैज पार्टेड द गुड्स, पार्टेड विद द गुड्स एंड द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। इन शॉर्ट पार्टेड नथिंग बट सीधी सी लैंग्वेज में जो भी गुड्स है वो गुड्स सामने वाले ने, जो सेलर है उसने डिलीवरी के लिए भेज दिए, उससे अलग कर दिए एंड ट्रांजिट में चले गए, एंड प्लस उसी टाइम पे बायर जो है वो उस वक्त वहां पर इंसॉल्वेंट हो गया। बायर इंसॉल्वेंट होना जरूरी है एंड गुड्स को भेजना जरूरी है। ये दोनों सिचुएशंस में क्या होगा, गुड्स मस्ट बी, सेलर मस्ट बी अनपेड सेलर। पहली चीज तो मुझे पैसा मिला नहीं, मैं अनपेड सेलर हूं। दूसरी चीज मैंने गुड्स भेज दिए, ट्रांजिट में है। तीसरी चीज ये ट्रांजिट में है। चौथी चीज बायर इंसॉल्वेंट होना जरूरी है एंड जो भी अदर कंडीशंस होंगे ऑफ द एक्ट, ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती है देन ओनली एज अ अनपेड सेलर आई कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है ये मतलब कब, ये जो ड्यूरेशन है डीम टू बी स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब ये जो ड्यूरेशन है ट्रांजिट का वो कौन सा है, ये कैसे समझेगा कि ये जो गुड्स है ये ट्रांजिट में है। इसके लिए सेक्शन 51 दिया हुआ है, उसमें 4 चीजें दी है कि सबसे पहला, जैसे ही गुड्स जो है, गुड्स कोई भी कैरियर को या बेली को दे दिया टू द टिल द टाइम जब तक वो बायर के पास नहीं पहुंचता है, बायर है उसके एजेंट के पास, तो ये जो बीच का ड्यूरेशन है ना, यहां से ये जो कैरियर के पास दे दिया ये बायर तक नहीं पहुंचा है, तो अगर ये कोई भी ट्रक, अज्यूम करो कि ये ट्रक है या ये जो भी गाड़ी है, इस गाड़ी में दिया हुआ है, ये गाड़ी मैंने बहुत अच्छे से निकाला हुआ है, ये जो भी गाड़ी में, इसके गाड़ी में गुड्स है, तो जिस टाइम पे उसने कैरियर को दे दिया टिल द टाइम बायर तक नहीं पहुंच रहा है वो ट्रांजिट में माना जाएगा। दूसरा, जो बायर है उसने रिजेक्ट कर दिए गुड्स को, या फिर जो कैरियर है या जो बेली है, मतलब जो ट्रांजिट, जो कार का ड्राइवर होगा, अज्यूम करो ट्रक का ड्राइवर, उसके पोजीशन में ऑलरेडी गुड्स है एंड इवन इफ द सेलर रिफ्यूज टू टेक देम बैक, मतलब सेलर ने भी रिफ्यूज किया है एंड बायर ने भी रिफ्यूज किया है, लेकिन उसके बाद भी ये माना जाएगा कि जो एज अ सेलर आई कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट।
तीसरी चीज, जो भी शिप चार्टर्ड है, मतलब कि जो भी अगर शिप से आप कोई गुड्स भेजते हो तो जो शिप का जो भी मतलब शिप में जो मास्टर है वो एज अ मास्टर ऑफ द शिप है, मतलब वो नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ द एजेंट ऑफ द बायर अगर होगा तो फिर डीम टू बी इन ट्रांजिट है, मतलब वो बायर का उसका कोई लेना देना नहीं तो डीम टू बी इन ट्रांजिट। लेकिन अगर वो बायर का लेना देना है तो फिर वो अगर बायर का एजेंट है तो वहीं पर खत्म हो गया आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्योंकि ऑलरेडी लॉफुली पोजीशन चला गया है बायर को या तो उसके एजेंट को, तो फिर वो अज्यूम किया जाएगा कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उसके बाद पार्ट डिलीवरी, अगर ऐसा होता है कि गुड्स जो है वो आधे भेजे हैं आधे नहीं, तो जो भी रिमेनिंग गुड्स है, ठीक है, जो रिमाइंडर है जो भी स्टिल इन ट्रांजिट अनलेस द सर्कमस्टेंसेस एज टू शो दैट द एग्रीमेंट टू गिवन अप द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सबसे पहली चीज, अगर आधे गुड्स गए हैं तो आधे गुड्स को आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हो, बचे हुए जो आधे होंगे उन पे आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद हाउ द स्टॉपेज इन ट्रांजिट वर्क्स, गिव अप द पोजीशन ऑफ द होल ऑफ द गुड्स। स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट कैसे वर्क करता है? सबसे पहले तो जैसे अपने जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्ट ऐसा करता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो वैसा ही रहेगा, भले कोई भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज क्यों ना करे, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन एज अ एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, और सामने वाला उससे वो प्राइस मांग सकता है, सेलर जो है वो बायर से प्राइस मांगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ऐसा नहीं अज्यूम किया जाएगा। बट ये वर्क कैसे करेगा? सबसे पहले तो टेकिंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स, सबसे पहले तो पोजीशन लिया जाएगा। दूसरा, गिविंग द नोटिस। अब ये जब आप एक्चुअल में पोजीशन ले रहे हो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे वर्क करता है, जब आप पोजीशन ले रहे हो उस टाइम पे ये देखा जाएगा कि जो कैरियर है या जो भी ट्रक ड्राइवर है, आपने उसको नोटिस देना चाहिए, उसको कॉल करके बोलना चाहिए कि गाड़ी रोक दो, गुड्स को वापस लेके आओ। या तो फिर जो ट्रक का जो ओनर होगा, मतलब जो ड्राइवर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनका जो मेन हेड डिपार्टमेंट होगा, जो हेड होगा, प्रिंसिपल होगा, उसको नोटिस देना चाहिए। एंड जो भी प्रिंसिपल को अगर आपने नोटिस दिया देन ही हैज द इफेक्चुअल इफ द, अगर उसके पास टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसे है दैट द प्रिंसिपल बाय द एक्सरसाइज ऑफ द रीजनेबल डिलीजेंस मे कम्युनिकेट टू हिज सर्वेंट, और जो भी एजेंट है, कार ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, उसको प्रिवेंट करना, मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने उसको नोटिस दिया, मतलब प्रिंसिपल ने वो कार ड्राइवर तक बोलना चाहिए, प्रिंसिपल को उतना टाइम आपको सर्कमस्टेंसेस या उतना टाइम आपको मिलना चाहिए, या तो फिर आप डायरेक्टली वो ट्रक ड्राइवर को बोलो, या फिर आपने गुड्स के पोजीशन को अपने पास ले लेना। नोटिस गिवन, रीडिलीवर द गुड्स टू द और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सेलर्स। मतलब क्या, यहाँ पर अगर आपने ऐसा अज्यूम किया है कि आप मतलब अगर आपने स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर दिया तो फिर आप यहाँ पर एज अ अनपेड सेलर आपके डायरेक्शन से गुड्स जो है उन गुड्स को रीडिलीवर करवा सकते हो, या फिर आपके जो भी डायरेक्शन होंगे वहां पर पहुंचा सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई में हूँ बट जो ट्रक है वो दिल्ली जा रहा था, तो मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली या तो वो वापस मुंबई आएगा या तो फिर मैं बोल दूंगी गुड्स को गुजरात भेज दो, तो मेरे डायरेक्शन पे वो जो भी गुड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो गुड्स को वहां पर भेजा जाएगा। बट इसका जो भी एक्सपेंस होगा वो सेलर ही बेयर करेगा। अभी इसका जो है अनपेड सेलर का जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ लियन है, इन दोनों का एक डिस्टिंग्विश है जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत ही सिमिलर है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला राइट ऑफ लियन इज नथिंग बट द पोजीशन, टेकिंग द पोजीशन दैट इज रिटेन, एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नथिंग बट द रीगेन, पोजीशन को आपने रीगेन करना, दैट इज नथिंग बट स्टॉपेज इन ट्रांजिट। वंस द राइट ऑफ लियन एंड्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट्स, क्योंकि आप उसके बाद रिटेन तो कर ही नहीं सकते ना, ट्रांजिट में चला गया तो आप रीगेन ही कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते। तो यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है इस डिस्टिंग्विश में। सबसे पहला जो इसेंस है वो रिटेन का है एंड यहाँ पर जो है रीगेन का है, किसमें, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में रीगेन एंड यहाँ पर रिटेन। उसके बाद दूसरा, सेलर शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स अंडर द लियन, मतलब कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि सेलर शुड हैव पार्टेड द गुड्स, बायर के पास पोजीशन नहीं जाना चाहिए, और मतलब ये कंडीशंस फुलफिल हो जानी चाहिए, तभी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज होगा। राइट ऑफ लियन कब एक्सरसाइज होगा, जब बायर जो है वो इंसॉल्वेंट, देखो स्टॉपेज इन ट्रांजिट में इंसॉल्वेंट होना जरूरी है बायर का, अगर आपने देखा होगा तो हमने ये पढ़ा था कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब होगा जब बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, बायर इंसॉल्वेंट होना जरूरी है। लेकिन राइट ऑफ लियन में बायर इंसॉल्वेंट है या नहीं है ऐसा कोई कंडीशन होना जरूरी नहीं, आपके क्रेडिट टर्म खत्म हो गए, यू कैन रिटेन दोज गुड्स, यू कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन। तो ये एक डिफरेंस है कि इंसॉल्वेंट हो ना हो, राइट ऑफ लियन चलेगा, लेकिन ये नहीं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस व्हेन द राइट ऑफ लियन एंड्स, तो ये एक है। तो इस तरीके से ये कुछ डिस्टिंग्विशेस जो आप लोग एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में क्या पता आ सकता है मे बी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इफेक्ट ऑफ अगला
सेल और द प्लेज बाय द बायर। ये सेक्शन 53 में दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 53 में क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर, मतलब क्या हुआ, गुड्स भेज दिए, पैसा मिला नहीं, लेकिन जो बायर है उसने वो जो गुड्स है उनका या तो सेल किया या तो प्लेज किया, दो सिचुएशंस हो गई। तो सबसे पहला अनपेड सेलर्स राइट इज नॉट अफेक्टेड, मेरा राइट जो है एज अ अनपेड सेलर कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा एक्सेप्ट व्हेन द ही असेंटेड टू द सेल मेड बाय द बायर। मतलब क्या, सेलर ने ऑलरेडी बायर को बोल दिया हाँ ठीक है ना, तू पैसे दे देगा, तू जो चाहे वो कर दे गुड्स के साथ। तो मैंने ऑलरेडी असेंट दे दिया था फॉर सेल, और जो भी गुड्स प्लेज करना चाहता है वो उस चीज के लिए ऑलरेडी अगर मैंने असेंट दिया है देन मेरा लॉस, सारा राइट जो है वो सारे लॉस्ट हो जाएंगे। बट अगर मैंने असेंट नहीं दिया है तो फिर मेरे पास राइट्स रहेंगे। उसके बाद दूसरा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स हैज नॉट बीन ट्रांसफर टू द बायर एंड ही इन टर्न हैज ट्रांसफर इट टू द सब्सिक्वेंट बायर। जो भी सब्सिक्वेंट बायर है जिसने भी बाय किया है उसने गुड फेथ एंड में लिया है। अगर उसने ट्रांसफर किया बाय वे ऑफ अ सेल तो फिर जो सेल करने के बाद तो डिफीट हो गया राइट, लेकिन अगर बाय वे ऑफ अ प्लेज किया है तो फिर जो प्लेजी बन जाएगा वो, ठीक है, अनपेड सेलर है, बायर है, और आपने क्या किया, उसको एज अ प्लेज कर दिए गुड्स। प्लेज करना यानी कि गिरवी रखना, तो आपने प्लेज कर दिए गुड्स को। जैसे ही गुड्स को आपने प्लेज किए, वो उसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, उसमें जितने भी राइट्स दिए हुए हैं वो प्लेजी बन जाएगा, आप प्लेजर बन जाते हो। तो वो जो प्लेजी है उसके जो भी राइट्स है वो उसके सब्जेक्टिव टू दोज राइट्स, उसके बाद जो भी मेरे राइट्स होंगे वो मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। तो लेकिन अगर सेल कर दिया और सेल करने के बाद आपने उसको गुड फेथ में फॉर वैल्यू सेल किया है और वो भी उसको नोटिस नहीं है ये सारी चीजों का, देन इन दैट केस ही विल गेट अ गुड टाइटल एंड वो भी मेरे पास जो भी राइट्स है वो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, ना लियन का राइट ना स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट, ये वहां पर बोला गया है। उसके बाद ना लियन का राइट ना स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज हम कर सकते हैं सेल है तो फिर खत्म, डिफीट हो गए हमारे राइट्स। प्लेज है तो फिर हम कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर एक लाइन लिखा था, हाउएवर द प्लेजी मे रिक्वायर अस टू फर्स्ट इंस्टेंस अदर गुड्स और द सिक्योरिटी फॉर द प्लेजर अवेलेबल टू हिमसेल्फ टू सेटिस्फाई हिज क्लेम। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरा और आपका एज अ अनपेड सेलर एंड बायर, वो इस माउस का हुआ था जो आपने प्लेज किया, लेकिन जिसको आपने प्लेज किया था उसके पास आपकी ऑलरेडी दूसरी कोई तो प्रॉपर्टी है जो आपने गिरवी रखी है। क्या किया है आपने, दूसरी कोई तो प्रॉपर्टी है जो गिरवी रखी हुई है, तो जो दूसरी प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी होगी वो प्रॉपर्टी मुझे मेरे क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए प्लेजी चाहे तो दे सकता है, ऐसा वहां पर लिखा है। दूसरी प्रॉपर्टी चाहे तो दे सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे लिखा हुआ है राइट ऑफ रीसेल जो कि सेक्शन 54 में दिया है, ये 53 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि राइट्स जो दिए वो सेक्शन 46 में दिए, फिर 47 में लियन, फिर 48 में पार्ट डिलीवरी, 49 में क्या था, 49 में टर्मिनेशन ऑफ लियन था। टर्मिनेशन होने के बाद 49 होने के बाद 50 में हमने स्टॉपेज एंड ट्रांजिट देखा, 51 में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे ड्यूरेशन क्या होगा, फिर 52 में भी क्या इफेक्ट होगा उसका, कैसे करेंगे वो। 53 में अगर बायर ने वो सब सेल या सब लीज कर दिया, सब प्लेज कर दिया तो क्या होगा। उसके बाद सेक्शन 54 में जो तीसरा राइट है जो सेक्शन 46 में देखा था, तीसरा राइट रीसेल का, रीसेल का एज अ अनपेड सेलर है, लेकिन रीसेल कौन कर रहा है अब, अनपेड सेलर। ये वाला जो सेल है ये बायर ने किया है, सेक्शन 53 में जो सेल किया है ये बायर से हुआ है। ये वाला जो राइट है रीसेल का ये सेलर का राइट है सेक्शन 54 का। तो राइट ऑफ रीसेल का क्या होता है, बहुत सीधी सी बात है, अगर पेरिशेबल नेचर के गुड्स है तो जो बायर है, अगर मैं सेलर हूं, मैंने आपको बोला कि आके गुड्स लेके जाओ, आप नहीं आ रहे और पैसा भी नहीं दे रहे हैं, देन एज अ सेलर मेरे पास अगर वो गुड्स है तो फिर मेरे पास, मुझे आपको एज अ बायर इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, मैं वो डायरेक्टली जाके बेच सकती हूँ, गुड्स रीसेल कर सकती हूँ। दूसरा, अगर पेरिशेबल नेचर के गुड्स नहीं है तो मैंने आपको नोटिस देना चाहिए, देखो आप पैसे दे दो, आज के दिन आपको टाइम देते हैं, अगर आपने नहीं दिया तो हम लोग बेच देंगे गुड्स। अगर ऐसा नोटिस मैंने आपको दिया है तो क्या होगा, और नोटिस नहीं दिया और बेचा तो क्या होगा। मैंने नोटिस दिया एंड बेचा, तो फिर अगर ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज्यादा था मेरा रीसेल प्राइस से,
तो फिर रिकवरी करनी पड़ेगी डैमेजेस की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मुझे तो जेब में कम आया ना, मार्केट से बेचने के बाद उस प्राइस कम आया और ये ज्यादा है, तो फिर मुझे डैमेजेस रिकवर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज्यादा था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम था और मैंने मार्केट से ज्यादा प्राइस में बेच के ज्यादा पैसा कमाया, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं रिटेन कर सकती हूँ। बट यहाँ पर ध्यान रखना, तभी रिटेन करेंगे या रिकवर कर सकते हैं अगर नोटिस दिया है। अगर नोटिस नहीं दिया तो ना रिकवर कर सकते हैं डैमेजेस और ना ही अपने पास जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है वो उसको रिटेन करके रख सकते, बायर को पास ऑन करना पड़ेगा अगर नोटिस नहीं दिया है तो। उसके बाद इफ द रीसेल, जब भी एज अ अनपेड सेलर मैंने रीसेल कर दिया, रीसेल अगर मैंने किया है किसी को भी, तो फिर वो जो भी पर्सन को रीसेल किया उसको अच्छा टाइटल मिलेगा, सब्सिक्वेंट बायर को अच्छा टाइटल मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ भी मैंने नोटिस दिया नहीं दिया वो हमारा मैटर है, उस पर्सन को हम लोग बीच में नहीं घसीटेंगे, उस पर्सन को अच्छा टाइटल मिलेगा। इफ ओरिजिनली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट रीसेल राइट देन नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा था तो नोटिस की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा बोलेगा वैसा। एंड इसी को हम लोग क्वाजी लियन भी बोलते हैं, मतलब कि गुड्स को मैं होल्ड करके रख सकती हूँ, ये इम्प्लाइडली आपके पास राइट आ जाएगा। उसके बाद अब ये तो हो गए राइट ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। अब राइट्स आएंगे अनपेड सेलर के अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द बायर सबसे पहला कि मैं सूट फॉर द प्राइस, मतलब सेक्शन 55 के अकॉर्डिंगली आप जो भी गुड्स के प्राइसेस है उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो कोर्ट में। दूसरा कि जो भी आप डैमेजेस मैंने गुड्स भेजे आपने एक्सेप्ट नहीं करे, तो ये जो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से मुझे जो डैमेजेस है उसके लिए मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56। तीसरा रेपुडाइशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60, मतलब मैं चाहूँ तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडाइट मतलब कैंसिल कर सकती हूँ। एंड लास्ट इज सूट फॉर द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब आपने जो मुझे पैसा नहीं दिया है टाइम पे, उस डेट से जब से पैसा ड्यू था तब से लेके जब तक आप पैसा नहीं पे करोगे इस बीच में मैं आपको इंटरेस्ट चार्ज कर सकती हूँ, इसके लिए केस फाइल कर सकती हूँ। ये सेक्शन 61 में लिखा है। सो 55, 56 ठीक है। तो बीच के दो कहाँ गए? बीच के दो गए हैं राइट्स ऑफ द बायर के खाते में। मतलब क्या, देखो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर था, तो अनपेड सेलर के राइट्स अगेंस्ट द बायर, ठीक है। तो अभी बायर को भी राइट दिए जाएंगे अगेंस्ट द सेलर। तो बायर की जो राइट है, अनपेड सेलर ऑब्वियसली बायर का एक्सरसाइज करेगा, बट अगर बायर ने पैसा दिया और सेलर ने गुड्स नहीं दिए तो क्या होगा, वो यहां पर दिया है। तो सबसे पहले सेक्शन 55 में मैंने आपको जो आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैंने पैसे के लिए डैमेजेस के लिए क्लेम फाइल किया, या फिर मैंने रेपिडाइट किया या इंटरेस्ट के लिए। सेक्शन 60 है, 61 है, बीच के दो यहां पर है, देखो 57, 58, 59, बीच के तीन यहां पर दिए हुए। कौन से? राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर। तो सबसे पहले पैसे तो दिए, लेकिन अगर गुड्स नहीं दिए तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो, मतलब क्या कोर्ट में आप अपील कर सकते हो एंड कोर्ट एज ए रेमेडी 4 चीजें बोल सकता है। सबसे पहला तो जो भी स्पेसिफिक गुड्स है, सर्टन गुड्स है, उनका आपने डिलीवरी करो, ऐसा मुझे बोलेगा कोर्ट। या तो फिर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये रिलीफ एक्ट के सब्जेक्ट टू दैट। तीसरा वेयर द डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट, जहां पर भी ऐसा लगता है डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट वहां पर कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोलेगा। इसके अलावा स्पेशल नेचर का या फिर यूनिक कोई गुड्स होगा, कस्टमाइज्ड कोई गुड्स होगा तो उसको डिलीवर करने के लिए बोल सकता है। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी क्लेम हो सकता है। अब सेक्शन 58 में ये बोला है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम किया। सेक्शन 59 में सूट फॉर द ब्रीच ऑफ द वारंटी, मतलब क्या, वारंटी के लिए ब्रीच अगर ऐसा होता है कि एज अ बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट और चूज द राइट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। एज अ बायर मैंने सोचा कि ठीक है एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी मानेंगे, तो फिर सबसे पहला तो जो भी प्राइस का डिमिनिशन या फिर एक्सटेंशन होगा वो देना है, प्लस डैमेजेस प्ले करके देना है, ये सेक्शन 59 बोलेगा। एंड सेक्शन 60 एंड 61 सेम है जो यहां पर दिया है, ये बायर के पास भी होगा। क्या? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, रेपिडाइट करने का राइट, प्लस इंटरेस्ट के लिए भी राइट। इंटरेस्ट मतलब क्या, पैसा देने के बाद अगर गुड्स नहीं आते तो पैसा जब से दिया है तब से लेके जब तक आपको डिलीवरी नहीं मिलता उसके बीच के टाइम के लिए आप इंटरेस्ट क्लेम करोगे एज अ बायर। तो ये कुछ राइट्स है, राइट्स अगेंस्ट द अनपेड सेलर, राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर। तो पैसा पे करने के बाद भी नहीं दिया तो क्या होगा। एंड लास्ट इज सेक्शन 64 में लिखा है ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल इज नथिंग बट, ये कुछ पॉइंट्स है जितने उतने ही याद रखना जरूरी है। सबसे पहला तो ऑक्शन सेल नथिंग बट कि आप पब्लिकली बिड्स को एक्सेप्ट करते हो एंड देन यू सेल द प्रॉपर्टी, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उससे। इफ द गुड्स आर सोल्ड इन अ लॉट्स, मतलब 1, 2, 3 ऐसा लॉट है तो हर एक लॉट को एक
ईच ऑफ द लॉट विल ट्रीट एज ईच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हर एक लॉट को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंस इट्स कंप्लीशन बाय द फॉल ऑफ अ हैमर, जब फॉल ऑफ अ हैमर होगा तभी जाके सेल कंप्लीट माना जाएगा। राइट टू बिड मे बी रिजर्व बाय द बायर ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, सॉरी राइट टू बिड मे बी रिजर्व बाय द सेलर ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, मतलब सेलर चाहे तो उसका कोई एक पर्सन जो भी है वो रख सकता है इन ऑक्शन। लेकिन ये जो है इस चीज का जो प्रिटेंडेड ये जो भी चीज है इस चीज के लिए ऑलरेडी बताना जरूरी है, नोटिस देना जरूरी कि आप ऐसा करने वाले हो। बिकॉज इफ द सेलर मेक्स द यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, अगर उसने ऐसा किया कि प्राइस बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें करी और किसी को पता नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट सीधा वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। जो भी बिड जीतेगा और उसको अगर वो गुड्स मिले और अगर उसको पता चला कि ऐसा हुआ था, प्रिटेंडेड बिडिंग हुआ था, देन ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल हो जाएगा। ये दिया हुआ है सेक्शन 64 में। तो इसी के साथ ये वाला पर्टिकुलर यूनिट है वो खत्म होता है और हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी सारा रिवीजन खत्म होता है। जितने भी लेक्चर्स हैं, इन सारे लेक्चर्स का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सो डू चेक आउट दैट लिस्ट एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप रिवाइजिंग।